हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन रूप चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं या प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जनरल अवेयरनेस के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं, एक चीज़ आपको पता है कि राज्यसभा क्या होती है। एक ऐसा सदन होता है जिसकी कोई फिक्स अवधि होती नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो एक परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस का मतलब ये हो गया कि वो कभी भी उसका डिसॉल्व नहीं होती, विघटन नहीं होता। जैसे लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। उसके बाद लोकसभा के लिए नए इलेक्शन होते हैं। लेकिन राज्यसभा के केस में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों को 6 वर्ष के लिए जो है इलेक्शन किया जाता है। और क्योंकि राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं, इसलिए राज्यसभा के एक सदस्य का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा। यानी जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट अपना रिजाइन किसको देगा। तो जो प्रेसिडेंट होता है वो अपना रिजाइन उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है। तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 360 में है, 360 में, आर्टिकल नंबर 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है, अनुच्छेद, ठीक है। लेकिन इसका जो समय है, मैक्सिमम समय कितना होता है, कोई अधिकतम अवधि नहीं होती है। एक बार लागू होने के जब तक इसको पास करके ये नहीं कह दिया जाए कि भी अब जो है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी समाप्त होती है, तब तक ये लागू रह सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संसद की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग जो होती है कि अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोकसभा का अध्यक्ष, ज्वाइंट सेशन का पार्लियामेंट जो होती है ज्वाइंट सेशन, उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा इसका बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है। अगर कोई नया राज्य बनाना है तो उसकी स्वीकृति यानी कौन देगा, संसद। यानी संसद के दोनों सदन मिलकर उसको बिल को पास करेंगे, तब एक नए राज्य का गठन होता है। अगला प्रश्न है, ये कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं है। तो धन विधेयक पर जो फाइनल डिसीजन होता है वो होता है अध्यक्ष लोकसभा के। लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो ये डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल यानी धन विधेयक है या नहीं है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होती है उसके विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वो केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। क्योंकि ये आपको पता होगा कि भाई जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है उसका जो विश्वास होता है वो कहाँ होता है, क्योंकि उन्हीं से सरकार बनती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, तो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है, केवल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। वह प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में कभी भाग नहीं लिया। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो थे, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका नाम था चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जिन्होंने कभी भी वो इतने कम समय के लिए रहे थे कि वो
जो उस समय जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय कोई भी सेशन लोकसभा का चल नहीं रहा था, और जिसकी वजह से संसद का सत्र नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से वे प्रधानमंत्री के रूप में कभी संसद में उपस्थित हो ही नहीं पाए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है। तो जो सुप्रीम उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं, हाई कोर्ट का जो जज होगा, वो रिटायर्ड हो जाता है, उसके बाद वो वकील के रूप में काम कर सकता है, लेकिन उसमें एक ही कंडीशन होती है कि भाई वो जिस कोर्ट हाई कोर्ट में जज रहा है, जहाँ से वो रिटायर्ड हुआ है, उसमें वकील के रूप में काम नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं और वो सब चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें क्या होती है फेवर में नहीं हो सकती हैं। इसलिए क्या होता है कि जो सुप्रीम हाई कोर्ट का जज होता है, अगर वो रिटायर्ड हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद वो उस कोर्ट में, उस हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता जिसमें वह जज रहा हो, जज के पद से रिटायर्ड किया हो। ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG कैग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर और 65 ईयर, 6 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी कम होती है वही इनका कार्यकाल होता है। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होगा D, 6 ईयर, 6 वर्ष के लिए। चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो इलेक्शन कमीशन जो है आर्टिकल नंबर 324 के अनुसार इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ है। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार है, मतलब ये राइट आपका किस तरह का राइट है, ये पूछा गया है। इसमें मौलिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार नहीं है, ये एक क्या है, कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है। ठीक है। वोट करने का राइट क्या है, लीगल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया जा सकता है, बनाई जा सकती है, समाप्त की जा सकती है? ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आर्टिकल नंबर 169, 169 आर्टिकल है, जिसमें ये बताया गया है कि राज्य विधान परिषद, कुछ राज्यों में क्या है, 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है। तो विधान परिषद का गठन या उसका समापन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 169 है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में नागरिक स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? नगरीय, नगरीय है, नगरीय मतलब म्यूनसिपालिटीज है ना। तो म्यूनसिपालिटीज का जो गठन सरकार, आपने देखा हो हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, मेयर के लिए, चेयरमैन के लिए, नगर पालिका परिषद के लिए। तो इस चीज़ को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 74 यानी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ये दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को करते हैं। प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को संसद में रखवाता है। ठीक है, संसद में रखवाता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, ये कथन किसका है? ये कथन महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी गांव की जो व्यवस्थाएं थी, उनको, जो सकारात्मक व्यवस्थाएं थी, उनको परिवर्तित करने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि गांव अपने आप में एक अर्थव्यवस्था होती है, इसीलिए गांव की आत्मा, भारत की आत्मा जो है गांव में निवास करती है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का
सबसे प्रमुख उदाहरण ग्राम सभा होती है, क्योंकि ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वो उस क्षेत्र में, उस ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। इसलिए ये माना जाता है कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो उदाहरण है सबसे अच्छा वो ग्राम सभा होता है। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? मतलब टॉप मोस्ट जो साउथ का पॉइंट है इंडिया में वो कौन सा है? वो है इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट, सी ऑप्शन है। इंदिरा पॉइंट है कहाँ? तो ये निकोबार आइसलैंड पर है, अंडमान निकोबार में निकोबार आइसलैंड पर है। का सबसे दक्षिण पॉइंट है, वही भारत का सबसे दक्षिण पॉइंट माना जाता है। बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, असम से भी बांग्लादेश की सीमा टच होती है, त्रिपुरा से भी और मेघालय से भी। झारखंड ऐसा राज्य है, इसका करेक्ट आंसर झारखंड होगा। तो झारखंड ऐसा राज्य है जिसकी बाउंड्री बांग्लादेश से टच नहीं करती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित भारतीय राज्य में से किस राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी होती है? सबसे छोटी है मतलब कोस्टल बाउंड्री किस राज्य की इंडिया में सबसे कम है? तो कोस्टल बाउंड्री सबसे कम है, उसका नाम है राज्य का गोवा। और सबसे अधिक किसकी है? सबसे अधिक जिस राज्य की है वो आपको मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस के नाम से जाना जाता है? तो सतलज और काली नदियों के बीच का जो हिमालय का भाग होता है उसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं। यानी उत्तराखंड में, चाहे गढ़वाल हो या कुमाऊं, यानी उत्तराखंड में जो हिमालय का भाग है उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस आधार पर, किस आधार पर? सतलज मतलब नदियों के आधार पर अगर हम विभाजित करेंगे कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पूरे उत्तराखंड में उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से ही जाना जाएगा। बलतोड़ा हिमनद स्थित है, जो बलतोड़ा हिमनद स्थित है वो है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में। काराकोरम जो है ये लद्दाख क्षेत्र और जम्मू कश्मीर तक इसका विस्तार है। तो काराकोरम जो श्रृंखलाएं हैं उनका विस्तार मुख्य रूप से लद्दाख में है और जम्मू कश्मीर तक इनका विस्तार देखा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और इसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो ऐसी जो फसल है वो है चावल की फसल। चावल की फसल में पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। जब ये फसल बोई जाती है उस समय पर भी चावल की फसल के लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है और फसल आगे जब पकने तक का टाइम होता है तब तक इसमें पानी की आवश्यकता अन्य फसलों की तुलना में ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है, ठीक है। गोदावरी क्या है, जो रिवर है वो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ये वीडियो आपके एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं 25 क्वेश्चन हैं, ये 25 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बार बार आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।